सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पॉलिटी का अगला लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के कुछ संवैधानिक पोस्ट होते हैं, कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं, जिनकी सूची मैंने यहाँ पर लिख दी है। संवैधानिक निकायों की सूची यहाँ पर लिख दी है, जिसमें से पहला 3 चीज़ पढ़ेंगे, महान्यायवादी, कैग और महाधिवक्ता। इस 3 चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाकी सारा जो है हम लोग धीरे धीरे करके हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आगे गेन करेंगे। अभी नहीं, अगले वीडियो में धीरे धीरे सभी वीडियो में मैं हर चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बता दूंगा। तो देखिए, आर्टिकल 76 में है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल। आर्टिकल 148 में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। आर्टिकल 165 में बताता है राज्य के महाधिवक्ता। एक भारत का महाधिवक्ता भी होता है, भारत का महाधिवक्ता, याद रखिएगा। अब बोलिएगा सर भारत का महाधिवक्ता क्या होता है? इस पोस्ट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका काम क्या है? सिर्फ एजी को हेल्प करना, सहायता करना, बस यही काम, और कुछ काम नहीं है। ये राज्य का महाधिवक्ता आप लोग को पढ़ना है, आर्टिकल 165। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन भारत का महाधिवक्ता का बात करें तो संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, उसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 243 का बात करें तो ये होता है राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 का बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो जहां आप निर्वाचन आयोग पढ़िएगा या वित्त आयोग पढ़िएगा, तो देखिए वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग ये राज्य के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग सेंटर के रिस्पेक्ट में है। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 324। उसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद पढ़ेंगे तो आर्टिकल 263, इसी में अंतर्राज्यीय जल विवाद भी पढ़ लेंगे, वाटर डिस्प्यूट, जल विवाद भी हम लोग पढ़ेंगे कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है, झेलम विवाद क्या है, कृष्णा विवाद क्या है, नर्मदा विवाद क्या है, गोदावरी विवाद क्या है, सारा विवाद पढ़ेंगे। जो भी है विवाद अगर, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आर्टिकल 279A में जीएसटी के बारे में, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 307 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग। उसके बाद आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 338 में अनुसूचित जातियों के लिए आयोग। 338A में पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग, और 338B में पढ़ेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, आर्टिकल 339 में पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। 344 में पढ़ेंगे राजभाषा आयोग और संसद की राजभाषा समिति, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 350B में हम लोग पढ़ेंगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। तो ये सारा चीज़ पढ़ने से पहले आज का वीडियो में ये पहला 3 चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और राज्य के महाधिवक्ता और भारत के महाधिवक्ता भी देख लेंगे इसमें। इन सब चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ठीक है, पार्ट 5 में क्या क्या है। पार्ट 5 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका का जिक्र करता है, आर्टिकल 52 से 78। इसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक बचा है महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अटर्नी जनरल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपको अटर्नी जनरल के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप एक बंदा काफ़ी है मूवी देख लीजिए, एक बंदा काफ़ी है, ये मूवी आप लोग देख लीजिए, अटर्नी जनरल के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आर्टिकल 76 जो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल के बारे में बताता है। ये एक संवैधानिक पदाधिकारी है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। हमारे 16वें अटर्नी जनरल थे आर वेंकट रमनी। अभी कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यही है कि कोई और है। अब देखिए, इसमें हम लोग अटर्नी जनरल जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका कार्यकाल क्या होगा, इसके कर्तव्य क्या होंगे, इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, इसके अधिकार क्या होंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद भारत का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये है अटर्नी जनरल, ये है एडवोकेट जनरल। आप बोलिएगा सर अटर्नी जनरल होता है सेंटर में
और एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। तो ये क्या लोचा हो गया कि भारत का, ये तो सेंटर का बता दिया आपने, ये तो स्टेट में होता है। तो देखिए, भारत का महाधिवक्ता भी एक पोस्ट है जिसको अनऑफिशियली क्रिएट किया गया है, यानी कि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका बस एक काम है, अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना, असिस्ट करना। यानी कि भारत का महाधिवक्ता जो है वो पोस्ट कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इसीलिए ये संवैधानिक पदाधिकारी नहीं है। इसका काम है अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में ये भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एजी कर देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, या इसी को बोल सकते हैं प्रथम विधि अधिकारी, जो भारत सरकार की ओर से मुकदमे लड़ता है। भारत सरकार की ओर से कोई भी मुकदमा लड़ना होगा तो यही अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। महान्यायवादी का उल्लेख पार्ट 5 में है। ठीक है, अर्थात यह यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका का हिस्सा है। हम पहले ही बता चुके हैं, संघ कार्यपालिका में महान्यायवादी का भी जिक्र है आर्टिकल 76, क्योंकि ये 52 से 78 जो है वो संघ कार्यपालिका में ही आता है। उसके बाद बात करें प्रथम अटॉर्नी जनरल का, बात करें MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो 1950 से 1963 तक थे पहले अटॉर्नी जनरल, पहले महान्यायवादी, और ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल भी थे। यानी कि इतनी लंबी सेवा कोई भी महान्यायवादी अभी तक भारत में नहीं दिया था। तो ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि भारत के महान्यायवादी के पद को विधि मंत्री में मिला दिया जाए। यानी कि एक हमारा विधि मंत्री भी होता है जो कानूनी रूप से कार्य करता है, लेकिन इनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। कहा कि विधि मंत्री का काम अलग है, महान्यायवादी का काम अलग है। संविधान के पद में छेड़छाड़ करना सही नहीं है, उचित नहीं है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का इस प्रस्ताव को कि विधि मंत्री में मिला दिया जाए, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अब बात करते हैं नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट। महान्यायवादी पद के लिए अर्हताएँ वही होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। यानी समझिएगा, महान्यायवादी का जो भी अर्हताएँ होगी, उसके लिए जो भी योग्यताएँ होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, जो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफाई होती, मुख्य न्यायाधीश या जज भी कर दीजिए, जज भी होगा, जज या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होगा। जैसे कि क्या क्या होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको दिवालिया नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, हाई कोर्ट में आपको कम से कम 5 वर्ष तक जज रहिएगा, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वो वकील रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में न्यायिक मामलों में वह योग्य हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको सीधा महान्यायवादी बना देगा, भारत का महान्यायवादी बना देगा। तो ये है अर्हताएँ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में होती है। अब आपसे देखिए, पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यही है, यही क्वालिफिकेशन, ये 3 ऊपर का 3। आपको ये भी याद हो गया, महान्यायवादी भी याद हो गया। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो सेंटर में है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता, जो हमारे स्टेट में होता है, वो हाई कोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन उसको चाहिए। वो आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये सेंटर में होता है वैसे ही वो स्टेट में होता है। आगे बात करते हैं, इसका कार्यकाल क्या होगा? संविधान में निश्चित कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है, यानी कि महान्यायवादी का क्या कार्यकाल होगा इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसे इसके पद से विमुक्त कर सकता है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। इसकी पारिश्रमिक यानी कि वेतन, इसका जो भी वेतन होगा वह राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि इसको क्या वेतन देना चाहिए। चूँकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए जब सरकार हटेगी तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमारा सरकार ही तो इसको नियुक्त कर रहा है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार हट जाएगी तो महान्यायवादी को भी हट जाना पड़ेगा, एकदम हट जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको वह उसका मजबूरी है कि वो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। सरकार नियुक्त कर रहा है, सरकार हटा, महान्यायवादी भी हट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे कर्तव्य समझते हैं। महान्यायवादी के क्या कर्तव्य हैं? भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। ये कोई भी कानूनी सलाह देना होगा भारत सरकार को, कहीं भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी केस लड़ा जाएगा
तो वो हमारा महान्यायवादी ही लड़ेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति जो भी काम सौंपेगा विधि संबंधी, वो काम महान्यायवादी को करना पड़ेगा। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो राष्ट्रपति जो है कोई भी ऐसा कर्तव्य विधिक स्वरूप का या मतलब लॉ से रिलेटेड कोई भी काम जो सौंपेगा महान्यायवादी को, वो काम भी महान्यायवादी को करना होगा। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन, अब जो संविधान कार्य सौंपता है वो भी उसको करना पड़ेगा, यानी कि जो काम राष्ट्रपति दे दे या जो संविधान में लिखा गया है। तो ये तो हो गया महान्यायवादी का। लेकिन यही अगर स्टेट में चल जाएंगे महाधिवक्ता के केस में, तो महाधिवक्ता के केस में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की जगह हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि महाधिवक्ता को राज्यपाल जो काम सौंपेंगे या राष्ट्रपति भी जो काम सौंपेंगे वो भी करना पड़ेगा, या जो संविधान में लिखा हो। बस यही है और कोई अंतर नहीं। आगे भी बताएंगे, तो अभी बता दिए। कार्य, भारत सरकार से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। सुप्रीम कोर्ट में अगर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई वकील है, सबसे बड़ा वकील, तो वो है हमारा महान्यायवादी। कोई भी काम होगा, जैसे कोई केस होता है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो केरल राज्य का बात हो गया, तो केरल राज्य से लड़ेगा वो हो जाएगा हमारा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। क्यों? क्योंकि वो राज्य की तरफ से लड़ रहा है। लेकिन किसी का मामला है वर्सेज भारत संघ, अगर ऐसा लिखा हुआ है भारत संघ, तो ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वो मामला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट, उसका जो पक्ष रखेगा वो होता है हमारा महान्यायवादी। या तो महान्यायवादी स्वयं लड़ सकता है या किसी को डिप्यूट कर सकता है अपने स्थान पर। आगे बात करते हैं आर्टिकल 143। देखिए आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अब राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा, तो यही हमारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जाएंगे। ठीक है, वही जाके बोलेंगे कि राष्ट्रपति आपसे ये चीज़ में सलाह मांग रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई फोर्स नहीं है। 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा सलाह। क्या मांगा? सलाह। किसके थ्रू? महान्यायवादी के थ्रू। लेकिन क्या सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं है, बाध्य नहीं है। अब मान लीजिए ये सलाह देता भी है, मान लीजिए ये सलाह दे दिया, बाध्य नहीं था लेकिन फिर भी सलाह दे दिया, अगर इसने सलाह दिया है तो वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं राष्ट्रपति। क्योंकि ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। आगे बात करते हैं सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। देखिए कोई भी मामला हो सरकार से संबंधित, उसके लिए देखिए उच्च न्यायालय यहाँ पे है, उच्च न्यायालय में भी वो लड़ सकता है, या एक्चुअली वो भारत के किसी भी कोर्ट में वो लड़ सकता है। देखिए अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। किसी भी कोर्ट में चला जाएगा, भारत सरकार का अगर मामला होगा लड़ेगा वहाँ से, तो यहाँ उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो कहीं भी जा सकता है। आगे बात करते हैं भारत में महान्यायवादी का पद स्वतंत्र पद है, जबकि ब्रिटेन में यह मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है, मंत्रिपरिषद का ही मेंबर होता है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मंत्रिपरिषद अगर खलास हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो महान्यायवादी को भी खलास होना पड़ता है, यानी कि उसको भी रिजाइन देना पड़ता है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार नहीं की है। आप कहते हैं ना राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन सरकार से पूछ कर करता है, सरकार से परामर्श लेकर करता है। अब लिमिटेशन देखिए, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं महान्यायवादी की। यह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, यानी कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा भारत सरकार के खिलाफ। जैसे कोई मामला हुआ तो आएगा प्रेस पूछता है इससे माइक लगा के, आप बताइए उस केस या उस मामले भारत सरकार का मामला में ये कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही कुछ भी कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका एक वर्ड भी भारत सरकार को डाउन कर सकता है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में बोलेगा, या जहाँ पर कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ पर बोलेगा। किसी पब्लिक प्रेस वगैरह में इसको कोई टीका टिप्पणी करने के लिए इसको छूट नहीं दिया गया है। बिना भारत सरकार की अनुमति के, भारत सरकार का अनुमति लिए वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो महान्यायवादी है तो किसी व्यक्ति को बचा देगा, ऐसा नहीं है। भारत सरकार का अनुमति लेगा तभी वो बचा सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। कोई कंपनी उसको बोल रही है, कोई काउंसिल बोल रहा है आप आइए हमारे यहाँ डायरेक्टर के पोस्ट पर आइए, तो ये डायरेक्टर के पोस्ट में जा सकता है भारत सरकार से अनुमति लेके। बिना अनुमति के तो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए जब तक विधि एवं न्याय मंत्रालय
वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता। वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन में को अपनी सलाह नहीं दे सकता। भारत का कोई भी विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, वित्त मंत्रालय हो, ठीक है, कोई भी विभाग हो, वो अगर महान्यायवादी से कोई सलाह मांगता है, कोई परामर्श मांगता है, तो पहले महान्यायवादी भारत सरकार से परमिशन लेगा। किसी को भी सलाह देना है, एक बात समझ लीजिए, किसी को भी सलाह देना है वो पहले परमिशन मांगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संसद और प्रेसिडेंट, उससे सलाह मांगेगा। प्रेसिडेंट अगर परमिशन देते हैं कि हाँ आप सलाह दीजिए, वो सलाह दे सकता है। आगे नोट, हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। ये पूर्णकालिक वकील नहीं सरकार का, इसलिए वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक अभ्यास लीगल प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। वो निजी विधिक प्रैक्टिस कर सकता है, अपना पर्सनल काम कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का कोई मामला हो उसमें अगर उसको कुछ बोलना है तो उसको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में बोलना है या फिर हाई कोर्ट में बोलना, कहीं भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या किसी डायरेक्टर के पोस्ट पे जा रहा है तो बिना परमिशन के वो नहीं जा सकता है। आर्टिकल 88 समझते हैं क्या है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। सबसे पहला बात कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। क्यों? पार्लियामेंट में तो तीन ही चीज़ है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, लोकसभा का भी मेंबर नहीं, प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, तो महान्यायवादी संसद का भाग नहीं है, सदस्य नहीं है। लेकिन संसद में जो भी बैठक होगा, कार्रवाई होगा, चुपचाप से जाके वहाँ बैठ के सुन सकता है, अपना सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। यानी कि सदन की कार्रवाई में कुछ भी प्रोसीडिंग हो उसमें जाएगा, संयुक्त बैठक हो उसमें भी जाएगा, संसद की किसी समिति की कार्रवाई हो उसमें भी जाएगा, कोई कमेटी बैठा हुआ है उसमें भी वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाग ले सकता है, बोल सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है। जिसका वह सदस्य नामित किया गया और जिसमें उसको मेंबर नामित किया गया है उसमें वो जा सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। यह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त है। एक संसद सदस्य को जो भी पावर होता है वो सब महान्यायवादी को प्राप्त है, सिवाय वोट देने के। वो वोट नहीं दे सकता, आर्टिकल 188। लेकिन यही बात अगर हम लोग बांटते हैं महाधिवक्ता, राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता सेम है महान्यायवादी के जैसा, एकदम सेम टू सेम, लेकिन ये आर्टिकल हो जाता है 177। यानी कि महाधिवक्ता जो है वो संसद नहीं, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, परंतु उसे विधानमंडल की कार्रवाई में, जैसे संयुक्त बैठक वगैरह में भाग लेने का अधिकार है, फलना जो भी है, और लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वो जैसे यहाँ पर महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 188 है, वैसे ही महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल है 177। चलिए अब पढ़ लेते हैं राज्य का महाधिवक्ता। अब बोलिएगा सर भारत का महाधिवक्ता क्यों नहीं पढ़े? भारत का महाधिवक्ता एक छोटा सा चीज़ है, उसका कोई काम नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है, इसका काम है सिर्फ अटॉर्नी जनरल को हेल्प करना और कुछ नहीं। तो इसको पढ़ना ही नहीं, बस इतना ही जानना है, ये गैर संवैधानिक पोस्ट है, कोई संवैधानिक पोस्ट है ही नहीं, इसको अपने मन से क्रिएट किया गया है सिर्फ अपने सहूलियत के लिए। तो चलिए आ जाते हैं भारत का राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 165 बोलता है इसके बारे में, 165 कि जो राज्य का महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। जैसे कंपेरिजन करते हैं, अटॉर्नी जनरल की बात करें, महान्यायवादी वो इंडिया का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, देश का, और ये भारत के महान्यायवादी के अनुपूरक है। जैसे यानी कि वो अगर भारत का महान्यायवादी सेंटर में है तो ये उसी तरह स्टेट में है। आगे बात करते हैं इसकी नियुक्ति। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती थी, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। और याद रखिएगा, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य था, उसी तरह महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा। एकदम कंपेरिजन करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया, जैसे वहाँ पर 3 क्राइटेरिया बताए थे, यहाँ पर भी 3 क्राइटेरिया है। कम से कम 10 वर्ष न्यायिक अधिकारी का अनुभव हो, उसके बाद उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, और भारत का नागरिक हो। ये 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, तभी वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और तभी वह महाधिवक्ता बन सकता है, और राज्यपाल की नज़र में वो योग्य हो, ये भी समझ लीजिए। कार्यकाल का बात करें तो संविधान द्वारा कोई इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर, जैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर था,
वैसे ही ये राज्यपाल के प्रसाद पद पर, यानी कि जब चाहे तब राज्यपाल उसको हटा सकता है। राज्यपाल ही उसकी सैलरी भी डिसाइड करता है, देखिएगा सैलरी, वेतन, भत्ता सब राज्यपाल डिसाइड करता है। और याद रखिएगा, चूंकि राज्यपाल अपने मन से उसको सिलेक्ट नहीं करता है, वो सरकार की मदद लेता है। राज्य में जो सरकार है उससे सलाह लेता है, किसको नियुक्त करने में, महाधिवक्ता को नियुक्त करने, यानी कि महाधिवक्ता का पोस्ट कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया है, इसलिए सरकार गिर गई तो महाधिवक्ता को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि सरकार के हटने पर महाधिवक्ता को त्यागपत्र देना पड़ता था। जैसे वहाँ सेंटर में भी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, जो भी वहाँ पे महाधिवक्ता होंगे बेचारा उसको भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इसके वेतन और भत्ता बता दिए थे। संविधान द्वारा कोई वेतन भत्ता निर्धारित नहीं किया गया, जो राज्यपाल डिसाइड करेगा वही उसको वेतन भत्ता मिलेगा। जनरली एक सांसद का जो वेतन भत्ता होता है, जो वही वेतन भत्ता इसको मिलता है। इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कार्य क्या क्या है, जैसे वहाँ पर पढ़े थे कार्य कि राज्यपाल जो काम दे दे, वहाँ पर क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति जो काम दे दे और संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य। तो वहाँ पर राष्ट्रपति और संविधान वाला पढ़े थे किस में, महान्यायवादी में। यहाँ पर एक राज्यपाल भी आ जाएगा, यानी कि जो काम राज्यपाल देंगे वो हमारा महाधिवक्ता करेगा, राष्ट्रपति देंगे वो भी करेगा, संविधान देंगे वो, संविधान में जो लिखा होगा वो भी करेगा। आर्टिकल 177 सेम जैसा वहाँ पर था, 88 बताए थे, उसी तरह 177 है। ये क्या बोलता है, विधानमंडल की कार्रवाइयों में इसको बोलने, भाग लेने और सुनवाई का अधिकार है। लेकिन ये विधानमंडल का सदस्य नहीं है। यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए विधानमंडल में कोई भी समिति होगा उसमें भी वो बोलेगा, भाग लेगा। संयुक्त बैठक होगा उसमें भी, याद रखिएगा एक चीज़ और लिखिए, समिति और याद रखिएगा संयुक्त बैठक, कभी भी संयुक्त बैठक होगा। लेकिन याद रखिएगा राज्य में संयुक्त बैठक का बात तो होता नहीं है, संयुक्त बैठक जनरली राष्ट्रपति बुलाते हैं, राज्य में तो ऐसा बात हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा राज्य में जनरली वो संयुक्त बैठक की बात नहीं होती है, ठीक है, सेंटर में ही होती है, इसलिए ये सिर्फ समिति में भाग लेगा, संयुक्त बैठक का बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। तो विधानमंडल में जो भी समिति होगा उसमें बोलेगा, भाग लेगा, ठीक है, विधानमंडल की कार्रवाई में बोलेगा, भाग लेगा, लेकिन वोट नहीं दे पाएगा, वोट देने का अधिकार नहीं है, जो वहाँ न्यायवादी को भी नहीं था। यह उन सभी विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों का अधिकार प्राप्त है होगा जो विधानमंडल के सदस्य को मिलता है, यानी कि जो एक सांसद एमएलए को मिलता है, ठीक है। 194 क्या बोलता है, महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में बात करता है। अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और राज्य का महाधिवक्ता। ये जो महाधिवक्ता है ये है भारत का महाधिवक्ता। ये क्या है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, भारत का महाधिवक्ता। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो महान्यायवादी है 76 और राज्य का महाधिवक्ता 165, इसको कंपेयर करते देखिए, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, ये एक्चुअली ये संसद का ही सदस्य नहीं होता है महान्यायवादी। और ये राज्य, 2 बार राज्य लिखा गया है, इसको सुधार लेते हैं, ये अच्छा नहीं हट रहा है, ये राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है, यानी कि ये विधि मंत्री के अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि नेहरू जी ने बोला था कि इसको विधि मंत्री में मिला देना चाहिए, लेकिन उनका बात को खारिज कर दिया गया था, विधि मंत्री से इनको हटा दिया गया है। आगे आर्टिकल 88 क्या बोलता है कि ये संसद का पार्ट नहीं है, इसको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, जो भी समिति होगी उसमें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। उसी तरह आर्टिकल 177 क्या बोलता है, जो महाधिवक्ता है वो हमारा राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, समिति में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक तो राज्य में होगा नहीं, उसको हटा दीजिए, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 105 महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। उसी तरह आर्टिकल 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए, और इसके लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए।
इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन है। इसी कंपैरिजन में आपका क्वेश्चन, बस इतना दूर में आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। और महाधिवक्ता जो है ये संवैधानिक पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इसके लिए कोई भी आर्टिकल डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगा, संवैधानिक पोस्ट होगा। और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है, इसीलिए ये भी आपका संवैधानिक पोस्ट होगा। ठीक है, लेकिन महाधिवक्ता जो है ये केवल और केवल महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, यह महान्यायवादी को के कार्य में सहयोग करता है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे भारत का जितना भी संवैधानिक निकाय था उसमें से दो हम लोग पढ़ लिए। एक तो हम लोग पढ़ लिए कौन? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, और राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। अब हम लोग को एक बचा है आर्टिकल 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कैग के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 148 बोलता है कैग के पद के बारे में। जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत का, उसका पद आर्टिकल 148 में बोला गया है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये होता क्या है? भारतीय लेखा विभाग का मुखिया होता है, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वो हेड होता है। ठीक है, लोक वित्त का संरक्षक होता है, यानी कि हमारा जो पैसा है उसका सुरक्षा करने का जिम्मेवारी उसको दिया गया है। वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण इसी के हाथ में है, वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण हमारे कैग के हाथ में है। आगे पढ़ेंगे कितना हाथ में कितना नहीं है, क्या क्या लिमिटेशन, सब पढ़ेंगे। इसका कैग का कर्तव्य क्या होता है? संविधान के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालना, ये इसका कैग का पद होता है। लेकिन कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसका भी कोई जांच करता है, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि कैग का रिपोर्ट सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो कैग क्या करेगा? मान लीजिए बजट आया, बजट समझिएगा, बजट में ये लिखा गया कि रेल पर हम करेंगे 10,000 करोड़, मान लीजिए रेल पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर करेंगे 50,000 करोड़। एक बात बोल रहा है, इतना खर्च है, तो कैग के पास क्या पावर है कि इसको रोक दे? बोले नहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है, रोक दे। नहीं, कैग के पास ये पावर ही नहीं है कि वो अगर बजट में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा रोकने का, यानी कि धन के निकासी पर कैग को कोई पावर नहीं है। उसके पास ये हिम्मत ही नहीं है कि वो सरकार को पैसे निकालने से रोक दे। तो क्या पावर है कैग के पास? देखिए, अब रेल में 10,000 करोड़ का बजट हो गया, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया संचित निधि से निकाल लिया, संचित निधि, ठीक है, संचित निधि से पैसा निकाल लिया सरकार और रेल पे खर्च कर दिया। अब रेल पे जो पैसा खर्च हो गया है, व्यय हो गया पैसा, जो एक्सपेंड हो चुका है पैसा, अब ये कैग देखेगी कि क्या ये पैसा सही जगह व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है। समझाया? यही कैग का काम है। यानी कि कैग जो है वो जितना पैसा सरकार निकाल रहा है, कैग के पास पावर नहीं है कि वो पैसा निकालने से रोक ले, लेकिन जो पैसा सरकार ने निकाला उस पैसे को खर्च किया, क्या वो सही खर्च है कि नहीं है, वही काम है कैग का। ठीक है, कहीं ना कहीं कैग का पावर लिमिटेड है, पैसा निकालने से रोक लेता, पहले ही रोक लेता तो ना समझते कैग का पावर है। कैग का पावर लिमिटेड है, यहाँ पर उसकी पावर लिमिटेशन हो जाती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 149, 4 ही आर्टिकल है कैग का, 148, 149, 150 और 151। सबसे ज़रूरी है 148 और 151, सबसे ज़रूरी है। अब देखिए 149 में है भारत का नियंत्रक होना चाहिए, नियंत्रण नहीं, नियंत्रक। यहाँ पे इसको सुधार लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 संघ और राज्य के लेखों के प्रकार, लेखा का टाइप कितना होता है वो 150 बोलता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, 151 क्या बोलता है? अंकेक्षण प्रतिवेदन या ऑडिट रिपोर्ट। ये जितने भी तरह का रिपोर्ट देता है वो 151 बोलता है। और 151 ही बोलता है कि जो भी रिपोर्ट देगा, ये 3 तरह का रिपोर्ट देता है कैग, तीनों रिपोर्ट आपको बताएंगे। और तीनों रिपोर्ट ये कहाँ कहाँ देगा? ये सेंटर में भी देगा और स्टेट में भी देगा। सेंटर में जो 3 रिपोर्ट देगा, 3 रिपोर्ट, वो कहाँ पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से कहाँ जाएगा? संसद में। और राज्य में जो रिपोर्ट देगा वो जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल से जाएगा राज्य विधान मंडल। ठीक है, यही समझना है बस, यही आर्टिकल 151 बोलता है। इसको आगे पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए कैग का पद एक्चुअली बना कब? तो 1753 में बना था एक्चुअली। ब्रिटिश काल में 1753 ईस्वी में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की
बनाई गई थी, ये नामक एक संस्था बनाई गई थी। इसका हेड कैग होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब भारत एक औपनिवेश था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ये कैग का पोस्ट बनाया गया था। तो समझिए कैग का पोस्ट जो बनाया गया उस समय, क्या अभी उसकी कोई प्रासंगिकता है? हो सकता है क्या कोई प्रासंगिकता? इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया गया है, चेंज करना चाहिए था। आगे बात करते हैं नियुक्ति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है इसका देख लेते हैं। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, दोनों में जो पहले हो जाए। अगर उसका 6 वर्ष पहले ख़त्म हो जाए तो वो हट जाएगा, या 4 ही वर्ष हुआ है लेकिन 65 साल पूरा हो जाए तो भी हट जाएगा। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए कैग को हट जाना होगा। ठीक है, इससे पूर्व भी हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि दोनों पूरा नहीं हुआ है लेकिन किसी को लग रहा है कि कैग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष पूरा होने से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। कैसे? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग लगाकर, महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग का जिक्र है। आर्टिकल 61 क्या बोलता है कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, तो इसको भी मे भी 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। और विशेष बहुमत दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी अगर पास हो जाए तो। लेकिन हाँ, कैग को 2 ही रीजन है हटाने का। आधार क्या है? पहला है साबित कदाचार और अक्षमता। ये देखा जाए कि वो सक्षम नहीं काम करने के लिए, अगर अक्षमता साबित हो जाए तो भी उसको हटाया जा सकता है, और साबित कदाचार, कुछ गलत काम कर दे तो भी उसको हटाया जा सकता है। ये 2 रीजन है कैग को हटाने का। एक्चुअली उच्चतम न्यायालय के जज को भी हटाने का यही 2 रीजन है। तो ये तो हो गया कैग का कार्यकाल वाला। अब कैग के बारे में कुछ ही पढ़ लेते हैं। क्या है? कैग का जो वेतन और भत्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। बताए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाते हैं वैसे कैग को भी हटाते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। तो सुप्रीम कोर्ट का जज को जो सैलरी मिलेगा वही सैलरी कैग को भी मिलेगा। वेतन और भत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान होगा, जो भारत की संचित निधि से मिलेगा। भारत का संचित निधि का उल्लेख है आर्टिकल 266 का 1 में। 266 का 1 में संचित निधि का 3 तरह का निधि होता है। देखिए, पहला तो है संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा, और तीसरा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, इन तीनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। आर्टिकल समझ लीजिए, ये 266 का 1 में है, ये 266 का 2 में है, और ये आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख है। ठीक है, कैग की बात करें तो कैग का जो सैलरी मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, यानी कि कोई सैलरी इसका रोक नहीं सकता है, बीच में भंग नहीं कर सकता है। नियुक्ति के बाद वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अब कोई चाह ले, राष्ट्रपति ही चाह ले कि नियुक्ति करवा लिए हैं, ठीक है, उसका वेतन कम कर देते हैं, नहीं, तो वो उसके लिए अलाभकारी हो जाएगा ना। कैग के लिए कोई भी अलाभकारी काम जो उसका वेतन भत्ता डाउन करने से रिलेटेड हो नहीं किया जा सकता है। एक बार जो फिक्स हो गया वही फिक्स होगा, दूसरा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक उसका कार्यकाल है तब तक, चाहे तो वो 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल, जब तक वो अपने पद पर है उसका जो सैलरी आप फिक्स कर दिए हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, क्योंकि बढ़ाने से उसको लाभ होगा, लाभ में कोई दिक्कत नहीं है, अलाभ नहीं होना चाहिए। अलाभकारी काम करेंगे तो वो उसको दिक्कत है। आगे कार्यकाल की सुरक्षा है, जो इसको 6 वर्ष या 65 वर्ष दिया हुआ है कोई इसको नहीं हटा सकता है, सिवाय राष्ट्रपति के या सिवाय महाभियोग प्रक्रिया के। राष्ट्रपति भी नहीं हटाएगा, इसको महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाना संभव है। अब देखिए, पद छोड़ने पर, जैसे हम लोग पढ़े थे कि महान्यायवादी अगर पद छोड़ता है तो प्राइवेट काम कर सकता है, प्राइवेट काम कर सकता है, महाधिवक्ता भी कर सकता है, लेकिन कैग पद छोड़ने के बाद सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। कोई भी सरकारी काम वो नहीं कर सकता, कोई भी सरकारी काम हो वो नहीं कर सकता है। सेवा शर्त, वेतन भत्ता, शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति, जो भी इसका सेवा शर्त है, वेतन भत्ता है, शक्ति, वो सब राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। निर्धारित क्या करेगा? पहले से फिक्स है, उसी को डन करता है। प्रशासनिक व्यय, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी कि उसको जो भी पैसा मिलेगा संचित निधि यानी कि 266 का 1 के तहत उसको मिलेगा। अब कैग का देखिए काम क्या है। कैग जो है संघ और राज्य के समस्त वित्तीय प्रणाली का प्रबंधक होता है, संघ का और राज्य का। जैसे भारत और इसके सभी राज्य, भारत का और भारत का जितना राज्य है, भारत का जितना यूनियन टेरिटोरी है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी वगैरह भी तो, जम्मू कश्मीर, ये सब भी तो है। तो भारत का राज्य और भारत का यूनियन टेरिटोरी, इस सब को संचित निधि से किए जाने वाले व्यय की संपरीक्षा करता है। पहले बताया था पैसा निकालने पर रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन जो वो खर्च किया है
क्या वो खर्च सही डायरेक्शन में किया है उस पर काम करेगा, यानी कि व्यय की संपरीक्षा करेगा और कुछ नहीं। तो व्यय की संपरीक्षा पर हमको थोड़ा सा लगता है कि हाईलाइट करना जरूरी है। व्यय की संपरीक्षा करेगा वो, एग्जामिन किसको करेगा, व्यय को, एक्सपेंडिचर को, और उन पर यह प्रतिवेदन करेगा, रिपोर्ट करेगा कि ऐसा व्यय विधिता है कि नहीं, यानी कि सही है कि नहीं, गलत चीज़ में तो पैसा खर्च नहीं कर दिया है। आगे बात करते हैं। यह संघ और राज्य के लोक लेखा और आकस्मिक निधि, लोक लेखा बताए थे 266 का 2 में है, संचित निधि 266 का 1 में है, लोक लेखा 266 का 2 में है और आकस्मिक निधि 267 में है, के सभी व्ययों की संपरीक्षा करता है, ठीक है, और उन पर अपना प्रतिवेदन भी देता है। यानी कि ये संचित निधि पर भी प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट देगा, लोक लेखा पर भी रिपोर्ट देगा और आकस्मिक निधि पर भी देगा। यानी कि ये हो गया आपका कौन सा फंड हो गया, ये तो आकस्मिक निधि हो गया, कंटिजेंसी फंड है ना, ठीक है, इमरजेंसी में जो निकलता है। संचित निधि को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा इंग्लिश में। अब नोट देखिए, नोट यहाँ पर वही चीज़ हम आपको बताएं जो वही चीज़ है कि उल्लेखनीय है कि कैग भारत की संचित निधि से निकाले जाने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है। जो बजट में है लिखा हुआ है कि रेल पर इतना पैसा खर्च होगा, वो उतना पैसा सरकार निकाल लेगा, रोक नहीं सकता उसको। यानी कि संचित निधि से निकाले जाने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन वो धन को जहाँ खर्च किया है वह केवल व्यय किए जा रहे चुके धन की ही संपरीक्षा कर सकता है। और इसका काम क्या है, ये जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही तय करता है कि भाई आप इतना पैसा कहाँ खर्च किए, पारदर्शिता लाता है, सुशासन को बढ़ावा देता है। और क्या करता है ये देखिए, कैग जो है वो केंद्र व राज्य के विभाग की ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि आदि की देखरेख की परीक्षण भी करता है। इसके पास एक बैलेंस शीट होता है, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा लगाया था, क्या सही है कि नहीं है, वो सारा रिपोर्ट ही देता है। लेकिन एक डिमेरिट है कि पता चला 2012 का रिपोर्ट वो 2024 में देगा, तो क्या इतना पुराना रिपोर्ट पे काम कर पाना संभव है, ये डिमेरिट है। दूसरा, अगर ये 1000 रिपोर्ट देगा तो संसद में इसके 10 रिपोर्ट पर ही बहस होगा, बाकी सब रिपोर्ट कहाँ गया, भाड़ में। समझ रहे हैं ना, इसको ज़्यादा वैल्यू दिया ही नहीं गया सरकार द्वारा। दो इसका खामियां है। सबसे पहला खामियां क्या है कि ये अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट देता है तो इसका जो रिपोर्ट जारी करने का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। इसको टेस्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रिपोर्ट तैयार करने में, जांच करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ये 2018 का रिपोर्ट 2025 में देगा, ठीक है, बोलेगा 2018 में जो घोटाला हुआ था वो फलना 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 इतना खर्च होना चाहिए, भाई 18 का रिपोर्ट आप 19 में दो ना, या 18 में ही दो, तब सरकार पर हम लोग उंगली उठा सकते हैं। लेकिन आप 18 का रिपोर्ट दीजिएगा 25 में या 26 में, सरकार पर कहीं ना कहीं उंगली उठाना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़, कैग का जो काम है, कैग का जो काम है वो एक तो ये हो गया। दूसरा, कैग जो है मान लीजिए 1000 रिपोर्ट दिया, महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट दिया, ठीक है, बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट दिया, सड़क पर रिपोर्ट दिया, दुर्घटना पर रिपोर्ट, कुछ भी रिपोर्ट दिया है, उस 1000 रिपोर्ट में से मात्र 10 या 5 या 6 रिपोर्ट पर ही संसद में बहस होता है, बाकी सब रिपोर्ट कहाँ जाता है, तो ये भी एक डिमेरिट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्र या राज्य के राजस्व से यदि किसी निकायों को वित्त पोषण किया जा रहा है तो इस निकाय का व्यय परीक्षण भी कैग करता है। अगर मान लीजिए सेंटर किसी को अनुदान देती है ना, दे दिया वित्त कोई कितना परसेंट, या मान लीजिए 10% अनुदान दे दिया, या किसी को कुछ 20% अनुदान दे दिया, तो अगर सेंटर या राज्य किसी को अनुदान दे रही है, कुछ वित्त पोषण कर रही है, तो उसका भी क्या वो वित्त सही में फंड की, जैसे हम लोग का एक स्कूल था, स्कूल में ONGC दे दिया था 50,000 रुपया, बोला कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन बाउंड्री नहीं है, आप लोग बाउंड्री कर लीजिए, तो सरकार देखता है या कोई प्राइवेट कंपनी देखती है, तो ONGC तो प्राइवेट हो गया, लेकिन सरकार का बात करें, सरकार अगर कोई पैसा खर्च करने के लिए किसी स्कूल को, किसी संस्था को, किसी प्राइवेट निकाय को, किसी को सरकारी निकाय को दिया है, तो देखेगा कैग कि अरे ये जो पैसा दे रहा है कि फॉल्स तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार इसको फंड दे दे 10,000 करोड़, या मान लीजिए 5,000 करोड़, और ये 5,000 करोड़ इसको फंड दे और इसमें से आधा वो खुद कमीशन खा जाए, बोले कि तू कुछ काम नहीं, अरे तुम पे हम पैसा निकलवाते रहेंगे संचित निधि से, तुम काम ही मत करो। नहीं, काम नहीं करोगे तो कैग पकड़ेगा। अगर आप किसी को वित्त पोषण कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कहीं आप उसमें वो पैसा हड़प तो नहीं रहे हैं। ऐसे तो आप हमेशा सरकार का संचित निधि से पैसा निकालते रहिएगा, वित्त पोषण करते रहिएगा, आप उससे कमीशन खाते रहिएगा, ऐसा नहीं होता है। कैग वो परीक्षण करता है। कंपनी अधिनियम कब आया था? 1956, डेट भी याद रखिए, कब आया था, ईयर भी याद रखिए, 1956 में कंपनी एक्ट आया था 1956 में। इसमें संशोधन भी हुआ है, 2013 में हुआ है, और बहुत बार संशोधन हुआ है, संशोधन भी आपको देखना है। कंपनी अधिनियम 1956 में जो आया था, उसके प्रावधानों के तहत सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा भी यही करता है। कौन करता है? कैग।
जितना भी सरकारी कंपनी है या जो भी है उसका जो भी खाता अकाउंट्स है उसका लेखा परीक्षा भी कैग ही करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर कैग किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की भी लेखा परीक्षा करता है। जैसे राष्ट्रपति बोलेगा तो स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षा कीजिए, तो ये जाएगा कैग स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल ने काम दिया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी अगर उसको लेखा परीक्षा करने के लिए भेज दिया, उसको जाना पड़ेगा। ये कैग का काम है। आगे, कैग 3 रिपोर्ट जारी करता है। तीनों रिपोर्ट आपको याद रखना है। पहला विनियोग लेखा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखा रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट का जिक्र कहाँ पर है? 151 नहीं, इसका पार्ट किस में है? देखिए, लेखाओं के प्रकार कहाँ पर है? देखिए, लेखाओं के प्रकार है आपको 150 में, संघ और राज्य के लेखाओं के प्रकार, ये लेखाओं के प्रकार में है। लेकिन ये 3 रिपोर्ट जारी करता है और इस तीनों रिपोर्ट को वो कहाँ कहाँ भेजेगा? एक तो सेंटर में भेजेगा और दूसरा स्टेट में भेजेगा। अगर सेंटर से रिलेटेड रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को देगा और स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट है तो राज्यपाल को देगा। तो समझते पहले राष्ट्रपति को कौन देगा? ये तीनों रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देगा कैग जो है केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखता है। यही बोलता है आर्टिकल 151। ये जो 3 रिपोर्ट बनाया, ये तीनों रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और ये राष्ट्रपति संसद में दे देगा। यानी कि कैग जो है रिपोर्ट डायरेक्ट संसद पे नहीं दे सकता, इतना कैग का पावर नहीं है, वो राष्ट्रपति के थ्रू ही देगा। और कैग जो है राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, राज्यपाल देगा विधानमंडल पे। तो क्या ये रिपोर्ट, एक बात बताइए, कैग जो रिपोर्ट बनाया, ये 3 रिपोर्ट बनाया है, ये रिपोर्ट 100% सही होगा? गलत भी तो रिपोर्ट बना सकता है। तो याद रखिएगा, कैग का रिपोर्ट का भी जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यह कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। इसीलिए कैग को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड भी कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे और एनटीपीसी, रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम और एसएससी सीजीएल में या ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। याद देखिएगा कि कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट ये जारी करती है कैग, उस रिपोर्ट की जांच करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो समझ लीजिए, अगर कैग जो रिपोर्ट जारी कर रहा है अगर राज्य सरकार का लेखा से संबंधित है तो राज्यपाल को देगा, और अगर केंद्र सरकार का लेखा संबंधित है तो राष्ट्रपति को देगा। और ये राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद में दे देगा और राज्यपाल उसको राज्य का विधानमंडल में दे देगा। आगे बात करते हैं। अतः वित्त प्रशासन का प्रबंधन और जवाबदेही कैग पर होती है। कार्यकारी या मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति वित्तीय उत्तरदायित्व कैग के माध्यम से ही होता है। ठीक है, संसद या विधानमंडल भी बोलिए तो विधानमंडल के प्रति भी वित्तीय उत्तरदायित्व, ये तो संसद हो गया सेंटर में ना, अगर हम लोग विधानमंडल लिख दें तो ये राज्य में हो जाएगा। संसद या विधानमंडल के प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व कैग का होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि महालेखा परीक्षक अधिनियम कब आया था? 1971 में आया था। और ये हम बता ही चुके हैं, 1773 में था ना कि कैग का जो डिपार्टमेंट पहली बार बना था। देखिए कहाँ लिखा हुआ, ये देखिए कहाँ पर, यहाँ देखिए 1753 में है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ब्रिटिश काल में ही खुला था, बहुत पुराना है। अब समझते हैं आगे। 2006 में एक वित्त मंत्रालय द्वारा निष्पादन लेखांकन स्टार्ट किया गया था। ये क्या करता क्या है? कैग को काम देता है कि जाइए, कोई अगर काम स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म हुआ कि नहीं वो भी आपको देखना है। यानी कि योजना और कार्यक्रम का आपको प्रगति और दक्षता का मूल्यांकन करना है, प्रगति प्रतिवेदन भी आपको देना है और किस दक्षता से काम हो रही है वो भी आपको देना है। ये 2006 में स्टार्ट हुआ है, ये काम भी कैग को सौंपा गया। अब देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमको टफ लगा थोड़ा क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि विधि अनुसार लेखा परीक्षा जो है वो बाध्यकारी है, लेकिन औचित्य लेखा परीक्षा विवेकाधीन है, वो बाध्यकारी नहीं है। तो चूंकि ये औचित्य है तो बाध्यकारी विवेकाधीन है, और ये विधि अनुसार है तो वो बाध्यकारी है। कोई भी काम आपको विधि अनुसार करना ही है तो वो बाध्यकारी है, और औचित्य है, ये आपका औचित्य है, औचित्य लेखा परीक्षा ये आपका विवेकाधीन है, ये बाध्यकारी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। कैग की 2 लिमिटेशन है, याद रखना है 2 लिमिटेशन। पहला, कार्यकारी एजेंसी गुप्त सेवा व्यय पर ब्यौरा नहीं दे सकता है, जो गुप्त सेवा व्यय है उस पर ब्यौरा नहीं देगा। दूसरा, कैग की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी हम पहले बता चुके हैं, कैग पैसा निकालने में रोक नहीं लगा सकता। अगर रेल पर 10,000 करोड़ का बजट है तो 10,000 करोड़ वो संचित निधि से निकालेगा, जरूर निकालेगा। लेकिन ये 10,000 करोड़ कहाँ खर्च हुआ, व्यय पर वो व्यय की संपरीक्षा कर सकता है
निकालने वाले पैसे की संप्रेषण नहीं कर सकता है। यानी कि व्यय के बाद लेखा परीक्षा करता है, निकाले जाने धन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये लिमिटेशन है, कैग का पावर थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। अब एक व्यक्ति थे पॉल एप्पल बी, पॉल एम एप्पल बी था या इसी टाइप से कुछ नाम था, पॉल एप्पल बी इनका नाम था। इन्होंने कुछ आलोचना किया था। 3 आलोचना करने के बाद एक फाइनल वो बात बोला था। क्या बोला था? पहला बात बोला कि कैग का पद औपनिवेशिक शासन की देन है, यानी कि 1753 में बना है। कब बना है? 1753 में बना है। ठीक है, ये कैग का पद स्टार्ट किया गया है। आगे बात करते हैं। और कैग की अनिच्छा के कारण नकारात्मक प्रभाव। कैग अगर चाहेगा कोई रिपोर्ट नहीं देना तो उसके कारण नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही। वो कोई भी रिपोर्ट सही से नहीं देगा। कैग गलत भी तो रिपोर्ट दे सकता है। कैग प्रशासन को सही से नहीं समझता है, हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही से नहीं समझता है। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में जो उप सचिव होते हैं, उप सचिव यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी, जो डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं उनको उस विभाग के बारे में कैग से ज़्यादा नॉलेज होता है। यानी कि किसी विभाग के उप सचिव को कैग से ज़्यादा विभाग की समझ होती है। इसलिए ये कहते हैं कि कैग का काम कुछ नहीं है, फालतू का कैग को रखा गया है। कैग को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। लेखा परीक्षा करके आप कर ही क्या रहे हैं? 5 साल बाद रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरा, आप 1000 रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें से 10 रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, वहाँ भी आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप धन निकासी को नहीं रोक सकते, आप सिर्फ व्यय की संपरीक्षा कर रहे हैं। अब व्यय भी अब मान देखिए 2G घोटाला का रिपोर्ट बहुत दिन के बाद दिया था, बहुत दिन के बाद कैग दिया था। तो ये सब आप अगर रिपोर्ट दीजिएगा बाद में तो हो सकता है अगर बहुत बड़ा स्कैम है तो मे बी वो हाईलाइट हो, लेकिन छोटा मोटा स्कैम है तो वो दब जाता है। ये कैग का लिमिटेशन है। तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर कैग के बारे में। कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में हम लोग आज पढ़ चुके हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट अगला वीडियो। पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद में 3 चीज़ आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे। लोकसभा में हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ेंगे और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री टर्म्स। कुछ पार्लियामेंट के टर्म्स होते हैं जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, ये सब क्या है। और हम लोग पढ़ेंगे कुछ व्यय, कुछ निधि, जैसे कि 3 तरह का निधि होता है। कौन कौन? लोक लेखा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी बेसिक चीज़ है वो हम लोग पार्लियामेंट में बहुत डिटेल से समझ लेंगे। अगला वीडियो में वो आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।